Tanya Lumba, which I'm going to present my lecture on. And it's such a dense and complex book in a sense कि इसके अंदर इतने ideas हैं कि उसको honestly 1 घंटे के lecture में नहीं दिया जा सकता. तो इसलिए what I'm going to do is to make it a little easy and comprehensible and a little graspable, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर है. एक ऐसा सब्जेक्ट है पोस्ट कलोनियलिज्म जिसके अंदर जो एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, और ये एक आइडिया नहीं है, इसमें मल्टीपल आइडियाज़ हैं. तो इसको मैं सिर्फ एक थीम पे इस बुक को एनालाइज करूँगी, सिर्फ एक थीम पे, विच विल बी आइडेंटिटी. क्योंकि हम जनरली, बिकॉज यू ऑल आर यूथ, हम जब सबसे पहला क्वेश्चन अपना करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये होता है हु आर वी एज अ पाकिस्तानी. पर्टिकुलरली हम हमेशा, आई रिमेंबर व्हेन आई डिड माई मास्टर्स, इट्स बिन 20 years नाउ. तो उस वक्त भी मैंने जो पहला आर्टिकल अपना कोई स्टूडेंट टीचर लाइफ में जैसे मैं एंटर हुई थी लिखना शुरू किया था, वो मैंने लिखना शुरू किया था आइडेंटिटी पे, हु आर वी. क्योंकि अब जब हम पर्टिकुलरली फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी तो एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है. इस because we have been influenced by West, we are influenced by our culture, we have religion, and then we have multiple thoughts within these. We have layered of thoughts. इसलिए मैंने जो थीम इसके अंदर पकड़ी है और जिसके ऊपर मैं फोकस करूँगी, that is going to be identity. But before I embark upon that, इस बुक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ how exactly this book is divided. इस बुक के सिर्फ 3 चैप्टर, but still full of concepts. पहला चैप्टर is actually explaining, because it's a book review kind of a session, तो आपको बुक के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए कि बुक क्या है, और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर के कॉन्सेप्ट बताऊंगी. सबसे पहला चैप्टर है सिचुएटिंग कलोनियल एंड पोस्ट कलोनियल स्टडीज़. सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोस्ट कलोनियलिज्म, दे आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट कलोनियल स्टडीज़. इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर बुक एक्चुअली एनालाइजेज मल्टीपल थीम्स ऑफ पोस्ट कलोनियलिटी. चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो इवन जेंडर पर्सपेक्टिव हो, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो, वो तमाम उन कॉन्सेप्ट्स को इंटेल करती है. डेफिनेटली ये एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, लेकिन कहीं से भी इसने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जेंडर और जनरल हमारी जो ग्लोबल स्टडीज़ है जो आजकल चल रही है, जो कि बहुत अब पॉपुलर हो रही है वर्ल्डली, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बेस करी है, उस तमाम को इसने इनकैप्सूल किया है और उसमें एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव, बिकॉज पोस्ट कलोनियलिज्म को आप जनरली नहीं डिफाइन कर सकते. इवन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन इज़ नेवर वन. इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी अप्रोच एंड मल्टी लेयर्ड प्रोसेस. कोई भी फ्रेंच कॉलोनाइजेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, और ये दो वो वाली कॉलोनाइजेशन हैं जो कि द मोस्ट मॉडर्न एंड रीसेंट कॉलोनाइजेशन फॉर्म्स हैं. लेकिन उससे पहले भी बहुत सी कॉलोनाइजेशन की फॉर्म्स थी, ठीक है, जो प्रीवियस कॉलोनाइजेशन थी मॉडर्न और प्री मॉडर्न एरा के अंदर. बट प्राइमरली विल फोकस ऑन दैट. क्यों करेंगे? इस चैप्टर में वो बात भी बताई है. पोस्ट कलोनियलिज्म, कलोनियलिज्म, न्यू कलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, इन तमाम टर्म्स को एक्सप्लेन किया है. आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स, why would any book explain any term? Any book would explain a term because they want to tell how it has affected us. और सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ अफेक्ट करती है? आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ अफेक्ट करती है? एज अ स्टूडेंट बताएं. आइडेंटिटी तो है, लेकिन अफेक्ट हमें क्या करता है? हमारी आइडेंटिटी कौन कंस्ट्रक्ट करती है? नॉलेज. इट्स द नॉलेज विच कंस्ट्रक्ट्स अस. और नॉलेज अब ज़रूरी नहीं कि आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ें, जो भी आपके कान में पढ़ रहा है और उससे आप अपने आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करें, विल टेक इट एज नॉलेज. सो आपको अल्टीमेटली आपकी आइडेंटिटी थीम मैंने पकड़ी है. इवन हर मेन थीम इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी. अब वो नॉलेज के थ्रू आपके पास आती है, और नॉलेज में फिर उन्होंने वो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट डिस्कोर्स का लिया है. डिस्कोर्स, हम डिस्कोर्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज डिस्कोर्स. एंड देन उस नॉलेज से अब अगर आगे हम फर्दर मूव करते हैं, दैट नॉलेज जो सेकंड चैप्टर है, इट डिस्कसेस आइडेंटिटीज़, कलोनियल एंड पोस्ट कलोनियल आइडेंटिटीज़.
Now, when we are talking about post-colonial identities, we cannot ignore colonial, because this is something which constructed us. Us means post-colonial realities. और even हम अभी भी कुछ थ्रेड्स ऑफ कलोनियलिज्म देखते हैं. जैसे ही आपका सी पैक बना था, तो हम लोगों में से कई लोगों ने कहा था इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ कलोनियलिज्म. सो वी ऑलवेज कीप ऑन सीइंग दैट, इसलिए कलोनियलिज्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता. जिसके अंदर फिर हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट देखे हैं कि वो कलोनियल और पोस्ट कलोनियल आइडेंटिटी क्या, कौन कंस्ट्रक्ट करता है. इज इट क्लास, इज इट रेस, और इज इट समथिंग एल्स, सम आइडियोलॉजी. वो क्या चीज़ है जो हमें कंस्ट्रक्ट करती है. देन फर्दर वी मूव फॉरवर्ड. जब हमारी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो हम साथ साथ अवेयर भी हो जाते हैं, समटाइम्स नहीं भी होते. लेकिन वंस वी डू दैट, उसके बाद हम मूव कहाँ करते हैं, जो अब के पैराडाइम में जो बात चल रही है, वी आर ऑल्सो चैलेंजिंग. वी मैं इसलिए यूज़ करी बिकॉज वी आर लिविंग इन पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड. This is something, we own this ideology. Even if we disown it, we are owning it. ठीक है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी से कंस्ट्रक्ट हो रही है. तो वी स्टार्ट चैलेंजिंग इट. अब वो चैलेंजेस कैसे हम लेके आते हैं, किस तरीके से फेस करते हैं, उसको भी मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगी. एंड देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज दिस वर्ल्ड, द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, विच इज़ ग्लोबलाइजेशन. कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन और फ्यूचर ऑफ पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ हमारी यानी कि आइडेंटिटी अब किस तरीके से बनने जा रही है और बढ़ने जा रही है. सो अब ये जो 3-4 टर्म्स हैं आप लोगों ने जो देखी हैं, उसमें बहुत ही कॉमन टर्म है पोस्ट कलोनियल, नियो कलोनियल, एंड देन कम्स इम्पीरियलिज्म, और यहां पे मैं लेके आती हूँ कलोनियलिज्म. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. It is very important to understand if we want to understand what is post-colonialism and what is neo-colonialism. Now, what Ania Lumba says about this post-colonialism, colonialism, that it's not about previous colonization form. जिसको अक्सर आप देखेंगे, अक्सर लोग आर्ग्यू करते हैं कि इवन मुस्लिम ने भी तो इन्वेट किया, वो भी तो कॉलोनाइजेशन थी. क्रिश्चियंस ने भी इन्वेट किया, वो भी कॉलोनाइजेशन थी. Then why to consider only British and French colonization as colonization? ये क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है और हमेशा फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिए जाते हैं. देखिए रेलवे भी आ गई और बाकी चीज़ें भी आ गई. What Ania Lumba would say over here is कि this particular colonization और imperialism, हम इसको interchangeably तो ज़रूर यूज़ करते हैं. We do use it, but हम यहाँ पे जो चीज़ इसमें देखते हैं कॉलोनाइजेशन में, वो इनकाउंटर. इंपीरियलिज्म दूर से बैठ के भी हो सकती है. इंपीरियलिज्म टॉक्स अबाउट गवर्निंग पीपल बाय सिटिंग आउटसाइड एज वेल. किंगडम की ज़्यादा बात हो रही होती है, हाउ गवर्नमेंट्स और हाउ द रूलिंग क्लास वाज गवर्निंग. लेकिन जब कॉलोनाइजेशन की हम बात करते हैं, दैट इज प्राइमरली एनकाउंटर बिटवीन द पीपल. और जो आज की अगर आप बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हम पे इम्पैक्ट हुआ है किसी भी इंटरैक्शन ऑफ टू काइंड्स ऑफ पीपल का, दैट वाज थ्रू कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच. किस तरीके से आपकी तमाम, जो कि आनिया लुम्बा आगे आपके साथ आर्ग्यू भी करेगी, आपके कल्चर को फॉर्म एंड अनफॉर्म किया है. इवन व्हेन यू थिंक दैट व्हाई नॉट अदर सोसाइटीज, दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन. कि आप उनको क्वेश्चन नहीं करते, क्यों? आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज. व्हाई डू यू एक्सेप्ट इट? बिकॉज दे वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज. ठीक है, उन्होंने एक अपना नॉलेज भी कंस्ट्रक्ट किया. जब उन्होंने अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया तो उसके अंदर उन्होंने विच आनिया लुम्बा कॉल्स इट बाइनरी, जो कि बड़ा कॉमन टर्म है. एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिशन एंड इट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट ऑफ अदरिंग.
यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, सिविल एंड बारबैरिक। तो ये तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट जो हम आज भी देख रहे हैं, जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, वो आपको कहीं से मंगोल्स आए थे उसका इम्पैक्ट आप आज नहीं देख रहे। अगर इवन मुस्लिम भी आए थे और आप मुस्लिम भी हैं तो आपकी जो इस्लाम है इट्स मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कल्चर, it's not what exactly is this. Even the kind of Islam which you have, that is more of reactionary Islam to the concept of West. It's not, हम आप वो फिलोसफी में कहते हैं ब्रैकेट कर देना सब चीज़ों को, हर चीज़ को हटा देना जो भी उसके मीनिंग है और उसको प्योरली आप उसको फिनोमिनोलॉजी के तौर पे देखते हैं, उसका इसेंस ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं. इवन व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजन, बी इट क्रिश्चियनिटी, बी इट हिंदुइज्म, आप किसी भी रिलीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम ओनली, जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी अगर आप बात कर लें, हम उनको ब्रैकेट करके नहीं देखते, उसकी प्योर सेंस में नहीं देखते, हम हमेशा उसको कंपैरिजन में देखते हैं. ठीक है, अगर किसी भी रिलीजन ने अपनी ज़्यादा बात करनी होगी, आई एम सॉरी, किसी भी रिलीजन ने अपनी अगर बात करनी होगी कि वो ज़्यादा लिबरल है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, इट विल ऑलवेज कंपेयर इट सेल्फ विद द प्रोग्रेस ऑफ वेस्ट. So this is why this particular form of colonization, interaction of people is very important. और वो कहाँ से आया, ये हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? This is because of the forming and unforming of culture. कि हमारा जो भी कल्चर था उसको अनफॉर्म किया गया और उसको रीफॉर्म किया गया. ये पहले ही चैप्टर में ये बात क्लियर कर रहे हैं. अब इस कॉलोनाइजेशन में अब जब ये फॉर्म और अनफॉर्म हुई, ये आगे चैप्टर 2-3 में जाके बात होती है, लेकिन इट्स कनेक्टेड ओवर देयर बिकॉज आई हैव टू गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर. तो मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं दे रही, ओवरऑल थीम बता रही हूँ. आगे जाके ये चैप्टर बताते आनिया लुंगा बताती हैं कि दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन और एनी, ये फ्रेंच या ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ये दोनों आपस में डिफरेंट थी, लेकिन इन दोनों कॉलोनाइजेशन की एक बात कॉमन थी. वो कॉमन क्या थी? अदरिंग. टू प्रूव दैट दे आर द मोस्ट सिविल एंड दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर्स एज कंपेयर टू द अदर. तो जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ सिविलाइजेशन है वो उन्होंने बहुत पहले से ही अपने सर ले लिया हुआ था. ठीक है, उसको मैं अभी एग्जैक्ट उसको रेफरेंस पॉइंट अभी आपको देती हूँ, बट मेंशनिंग इट ओवर हियर, यहाँ पे हम क्या बात लेके आ रहे हैं? जब अदरिंग की बात लेके आ रहे हैं कि वो दोनों डिफरेंट थी, बट एट द सेम टाइम दूसरे को अदर करने के लिए उन्होंने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की. दे डिडंट हैव वन मोनोलिथिक स्ट्रैटेजी, दे हैड मल्टी लेयर्ड हेट्रोजेनस स्ट्रैटेजी. अगर एक स्ट्रैटेजी ईस्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट है तो वेस्ट ऑफ इंडिया में इंटायरली डिफरेंट थी. ईस्ट ऑफ इंडिया में अगर एथनिसिटी ज़्यादा फोकस थी, लैंग्वेज ज़्यादा फोकस थी, या नेशनहुड ज़्यादा फोकस थी, वेस्ट ऑफ इंडिया में कास्ट और बरादरी ज़्यादा फोकस थी. और आप देखेंगे पंजाब और उसके बाद फिर इवन केपी के बलोचिस्तान, पूरा पाकिस्तान कास्ट की बहुत बात करता है, और इंडिया का ये साइड. जबकि बांग्लादेश की जब आप बात करेंगे, दे डोंट टॉक अबाउट इट. जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, बंगाल, कैलकाटा ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेपरेशन डिस्पाइट दे हैड डिफरेंट रिलीजियोसिटी डिफरेंस. सिमिलरली रिलीजन का डिफरेंस भी वो हर जगह पे नहीं लेके आए थे. सो इवन विद इन दिस कॉलोनाइजेशन दे हैड लेयर्ड अप्रोचेस. सो इट वाज अ वेरी हेट्रोजेनस कॉन्सेप्ट, लुकिंग एट द पीपल विच दे आर गवर्निंग, और उन्हीं की तरीके से डील करना ताकि उनको अदर किया जा सके और उनके कल्चर को फॉर्म एंड अनफॉर्म किया जा सके. अब पहले अनफॉर्म होगा और फिर फॉर्म होगा, फिर न्यू कल्चरल कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे. अच्छा, नाउ दिस प्रोसेस इज फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी, एक नई कम्युनिटी बनाना. अब इस नई कम्युनिटी बनाने की क्या ज़रूरत थी? व्हाट वाज द नीड ऑफ मेकिंग दिस न्यू कम्युनिटी? The need of making this new community was to have economic benefits. अब जब भी हम कॉलोनाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, हम दो और फिर तीसरा, दो प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उसके बाद थर्ड आता है. दो कौन से? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और उसके बाद हिस्टोरिकल. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इज
philosophical which deals with ideology, जो कि उसका सबस्ट्रेटम है, जो कि उसका एक फाउंडेशन है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो उसका आउटकम है, दैट इज कल्चरल. सो when we are studying this post colonial studies, जो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, आप जब इसको डील कर रहे होते हैं, आप इसको पॉलिटिकल और इन सब सारी चीज़ें ज़्यादा कल्चरल वे में डील कर रहे होते हैं. आपके जो माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इवन वो पॉलिटिकल भी आइडेंटिटी हो, चाहे वो सोशल आइडेंटिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक आइडेंटिटी हो, वो कहीं ना कहीं आपके कल्चरल प्रॉब्लम से निकली होती है. फॉर एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? हाउ आर द डीलिंग अस? कहीं ना कहीं आपने उनसे डील किया होता है. या जज ही बनना है, पुलिस ही बनना है, बिकॉज यू हैव डेल्ट विद दैट पावर स्ट्रक्चर. या इंग्लिश मीडियम स्कूल ही जाना है, या ऐसी ही यूनिवर्सिटी जाना है, इजंट इट? या कोई इवन कास्ट सिस्टम. सो ऑल दीज आर एक्चुअली concepts which are emerging from your culture. Even feminist debate, आपकी जेंडर डिबेट, ठीक है, जब आप कहते हैं कि आपकी औरतों को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, दैट इज अगेन ऑल्सो अ कल्चरल डिबेट. बट द पॉइंट इज फ्रॉम वेयर इज दिस कल्चर कमिंग? आपकी चाहे वो क्रिटिसिज्म हो या आपकी सपोर्ट हो, दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट कोलोनियलिज्म. अब क्योंकि उनकी अप्रोचेस डिफरेंट थी, इसी तरीके से उन्होंने हर इंडिविजुअल को भी डिफरेंट तरीके से डील किया. एंड दिस इज समथिंग व्हिच शी इज मेंशनिंग इन द चैप्टर वेयर शी इज डिस्कसिंग आइडेंटिटीज. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, इफ़ आई कुड फाइंड दैट पेज, कि जब आपकी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो उन्होंने एशिया के लोगों का अलग मोटिवेशन ड्रॉ की, अफ्रीका के लोगों की अलग मोटिवेशन है, और एक कॉन्सेप्ट दिया दैट होमोसैपियन का कॉन्सेप्ट. दिस इज इन दिस बुक, आइडेंटिटी के चैप्टर में. होमोसैपियन जो कि हम साइंटिफिक डेफिनेशन है ह्यूमंस के लिए. अब एक तो यूरोपियन मैन है, उस यूरोपियन मैन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो, और एक जो अदर्स हैं नॉन यूरोपियन है, उनको कहा होमो मॉन्स्टरस. होमो मॉन्स्टरस, ठीक है. अब होमो मॉन्स्टरस क्यों दिया? मॉन्स्टर इज समवन विच इज नॉट सिविलाइज्ड, जिसको सिविलाइज किया जाएगा. सो फॉर्मिंग, अनफॉर्मिंग, एंड देन अनफॉर्म क्यों किया? क्योंकि कई चीजें बहुत अच्छी थी. फॉर एग्जाम्पल, टबैको वॉज ऑलरेडी देयर इन चाइना, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, गन्स बनी, उनको वो टबैको चाहिए था. सिमिलरली गन पाउडर वो उन्हें चाहिए था. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, गन्स बनी एंड एवरीथिंग, वो उन्हें चाहिए था. अब उनसे लिया गया एंड देन इट वाज प्रोपगेटेड थ्रू देयर ओन मशीनरी. लेकिन अब अगर वो उनसे लिया है तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट तो किसके पास चला गया? हु इज मोर पावरफुल नाउ? हु इज मोर इंटेलिजेंट? द चाइनीज. सो द कल्चर हैड टू बी अनफॉर्म्ड. अब यहीं पे एक डिबेट आती है जिसको हम कहते आइडियोलॉजी की डिबेट कहते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी. ना जब भी आप बात करेंगे कॉलोनाइजेशन की, अल्टीमेटली इट गेट्स इनटू कॉलोनियल डिस्कोर्स. डिस्कोर्स क्या है? व्हाट इज डिस्कोर्स? डिस्कोर्स इज अ वर्ड विच फूको हैज़ गिवन. लेकिन इसकी रूट्स बहुत पुरानी हैं. ये क्यों आया? नाउ देयर आर मल्टीपल फिलोसोफर्स. हमने यहाँ से मार्क्स से स्टार्ट किया. मार्क्स का बहुत इन्फ्लुएंस है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में, ठीक है. मार्क्स ने बात की कि एवरीथिंग इज डिवाइड ऑफ क्लास, क्योंकि हम क्या बात करें, कॉलोनियलिज्म की एक इकोनॉमिक फाउंडेशन है, तो वहाँ पे मार्क्स आ जाता है, क्लास डिविजन. तो जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, चाहे इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी हो या कोई भी आइडियोलॉजी हो, दैट आइडियोलॉजी इज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड बाय बोर्जवाजी क्लास. मार्क्स ये कहते हैं. और फिर वो क्या होता है, एक हायरार्की बनती है और उसको फिल्टर करके सब लोगों के पास आती है और लोग वही मानने लग जाते हैं. बट ये कॉन्सेप्ट आनिया लुम्बा के ख्याल में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी फीजिबल.
ये कोई इतना वो एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट नहीं है. क्यों इतना एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट नहीं है? बिकॉज इट एक्चुअली डज नॉट डील विद ऑल द कॉन्सेप्ट जो कि हम जिसको कि हम पूरा एंटेल कर लें. वी नीड टू थिंक, पोस्ट कॉलोनियलिटी बात करती है, वी नीड टू डील विद रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस एज वेल. और मल्टीपल फिलोसफर्स के वो नाम बताती हैं कि अगर हम रेस की बात करेंगे तो रेस एक ऐसी चीज़ है जो क्लास से भी बढ़कर है. बिकॉज शी देन मेंशंस नेम ऑफ अ राइटर Volshinov, that what Volshinov says that different classes may use one ideology. और आइडियोलॉजी को किस सेंस में ले रहे हैं? लैंग्वेज की सेंस में. और लैंग्वेज किस सेंस में आ रही है? लैंग्वेज इज नॉट व्हाट आई एम स्पीकिंग, लैंग्वेज इज ऑल्सो हाउ आई एम परफॉर्मिंग. How I am performing. For example, आपको बताने की जरूरत नहीं है that you are a listener and you have come to listen to this lecture. कोई अंदर एंटर होगा वो खुद ही देख लेगा कि आप लिसनर हैं. Because your posture of sitting and your ability of listening and concentrating is actually telling that you are a listener, isn't it? Even if some deaf person comes, जब वो मेरे एक्शन देखेगा वो recognize कर जाएगा that this is a speaker. So language is not only about these verbal words. This is much more to it. और हमें इसको वैसे ही understand करना पड़ेगा अगर हम post colonial studies को understand करना चाहते हैं. So this is what he said that race is a very important phenomena in post colonial studies. और जैसा मैंने कहा Volshinov ने कहा कि different classes may use one ideology. For example, एक लोअर क्लास भी है, एक अपर क्लास भी है, और एक या मिडिल क्लास कह लीजिए और एक अपर क्लास, एलिटिस्ट क्लास कह लीजिए. हर कोई एक ही बात पे अग्री कर सकता है डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी की अगर बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज इज द सुप्रीम लैंग्वेज. ये आपकी एलिटिस्ट भी कहेगी. दे माइट नॉट से इट, दे माइट परफॉर्म इट. ठीक है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, वो कहेंगे नहीं. सबसे लोअर क्लास शायद कह दे काश मुझे भी इंग्लिश आती होती तो मुझे भी शायद बाबू समझ रहे होते. ठीक है, सो लैंग्वेज अपने आप को मोल्ड कर रही है, बट बात एक ही है. सो दिस आइडियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन दे ब्रिंग इन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामची का कॉन्सेप्ट शी ब्रिंग्स इन कि ग्रामची क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी कैन कट अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस. वही वाली बात की. एंड इकोनॉमी इज नॉट प्राइमरी, इट जस्ट प्रोवाइड्स द बेस. इकोनॉमी आइडियोलॉजी नहीं बनाती. इकोनॉमी एक बेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे आपकी आइडियोलॉजी फ्लरिश करती है. दिस इज हाउ दे सेड. एंड ग्रेजुअली आइडियोलॉजी, जब आप एक ऑप्रेस्ड की आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी डुअल हो जाती है. एक हो जाती है रिएक्शनरी आइडियोलॉजी जो ऑप्रेस कर रहा है, और एक उसकी अपनी आइडियोलॉजी. निगेशन भी हो जाती है और एक्सेप्टेंस भी हो जाती है. जो भी कोई ऑप्रेस हो रहा होता है वो उसको निगेट भी कर रहा होता है और उसको एक्सेप्ट भी कर रहा होता है. इन केस ऑफ कॉलोनाइज, फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंग टू बी लाइक वेस्ट बट एट द सेम टाइम नॉट टू बी लाइक वेस्ट. ट्राइंग टू बी डेवलप लाइक देम बट नॉट टू बी लाइक देम. ट्राइंग टू लर्न देयर लैंग्वेज बट नॉट ट्राइंग टू लर्न देयर लैंग्वेज. ये तमाम क्या चीज़ें? ये तमाम की तमाम आपको शो कर रही हैं कि आप एक ही आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक ही टाइम पे कर सकते हैं. एंड दिस डिड नॉट टॉक अबाउट क्लास. ये कोई भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉलोनाइज पुअर की बात करेंगे तो कॉलोनाइज पुअर के लिए लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल ऑफ कॉलोनाइज वुड बी, अभी हम कॉलोनियल दौर की बात कर रहे हैं या उससे रिलेटेड दौर की बात कर रहे हैं, उसके लिए वो बड़ा फैसिनेटिंग होगा कि वैसा ही बन जाए. जो फेनॉन उस कहता है कि वाइट बन जाए, उस जैसा बोलने लग जाए, उस जैसा कपड़े पहनने लग जाए. ठीक है, वो उसको मिमिक करना चाह रहा है, बट एट द सेम टाइम ही हेट्स देम. ठीक है, जो एलिटिस्ट होगा वो तो ऑलरेडी उसको मिमिक कर रहा है बिकॉज दे आर इन दैट सोशल स्ट्रक्चर, दे आर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. But at the same time, they will learn their cultural languages and cultural practices very much. ऐसा है ना? तकरीबन हर पॉलिटिशियन को, हर elitist को आपकी cultural language बड़ी अच्छी आती है. But the approaches are different. वो approach क्या है? elitist की approach क्या है? To control. Because उसकी जो post colonial identity through colonialism
डेवलप हुई है वो डिफरेंट है एक लोअर क्लास की आइडेंटिटी से। सो जो आइडेंटिटीज भी कंस्ट्रक्ट होती है वो मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटीज हैं। वो अगर आपकी कल्चरल लैंग्वेज लर्न नहीं करेगा, हाउ वुड ही कंट्रोल यू, control the lower class? It cannot. So it is important for that person, that elitist person to learn, or that elitist class to learn that. अब और इसी तरीके से जो लोअर क्लास है उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो लर्न करना टू अपग्रेडेड स्टेटस। अब दोनों के पीछे दो, अब मैं क्लास की बात कर रही हूँ लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी एक ही है। सो दिस इज व्हाट ग्रामची ऑल्सो सेड कि इट कट्स अक्रॉस दिस थिंग। तो आइडियोलॉजी इज समथिंग मच मोर देन दिस, और आइडियोलॉजी रियलिटी है, आइडियोलॉजी कुछ डिफरेंट नहीं है। इसी तरीके से बाद में सोसियोर की बात की, लकान की बात की कि ये जो आपके वर्ड्स हैं ये दो तरह की बात करते हैं। एक तो जो आप बोल रहे हैं उसको हम कहते हैं सिग्निफायर। अब वो किसी भी तरीके से सिग्निफाई कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, बलोची में भी कर सकते हैं, पश्तो, सिंधी और शनाकी, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है सिग्निफाइड, जो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सोसियोलॉजी दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर सेम एंड वर्ड्स आर साइंस, दे आर सेम, बट व्हाट Derrida says, he says no, it's not same. कभी कभी जो आपके वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या आइडेंटिटी बना रहे होते हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं होते जो आप सोच रहे होते हैं। और यहाँ से फिर हमारे माइंड में आती है कि यस, हमारे पास मल्टीपल पोस्ट कलोनियलिटीज हो सकती है। जो एक कलोनियल नॉलेज बना वो कलोनियल नॉलेज डिफरेंट है जो कि एक कॉलोनाइजर ने बनाया उस नॉलेज से जो कि कॉलोनाइज्ड के पास है। दोनों नॉलेजेस डिफरेंट है। अब ये मल्टीपल फिलॉसफीज क्यों लेके आ रही हैं आनिया लुम्बा यहाँ? व्हाई इज शी डिस्कसिंग दीज वेरी डेंस फिलॉसफीज? इसलिए बिकॉज शी वांट्स टू क्रिएट एन अरीना, शी वांट्स टू क्रिएट अ पैराडाइम जिसके अंदर वो बताना चाह रही है कि एक रिलेटिव और कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन हो सकती है और पोस्ट कलोनियलिज्म की एक डेफिनेशन नहीं है। इट हैज़ मल्टीपल डेफिनेशंस। एक पोस्ट कलोनियल अगर आप बहुत वेस्ट को अप्रिशिएट कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है वो भी पोस्ट कलोनियल है। एक जो बहुत निगेट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, वो भी पोस्ट कलोनियल है। बट रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ में एक की एम्बलम रहा है। अब अगर हम नॉलेज की बात करते हैं, टाइम ओके चलिए ठीक है, मैं इसको अब राउंड अप करती हूँ। अब इसको मैं रिलेट करती हूँ बिकॉज इसी तरीके से आपकी आइडेंटिटी सब्जेक्टिविटीज कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज सब्जेक्टिविटीज, जब हम यहाँ पे कल्चर की बात करें, कल्चर एक आपका प्लेटफॉर्म होता है, एक साइट होती है जो आपको कंस्ट्रक्ट करता है। आप खुद देख लें, आप मल्टीपल जगहों से आए होते हैं, आपके उस कल्चर की वजह से आपके सोचने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो अगर किसी की ह्यूमन सब्जेक्टिविटी को कंस्ट्रक्ट देना है, सब्जेक्टिविटी क्या, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे फील करते हैं, अगर आपने वो कंस्ट्रक्ट करनी है तो दैट्स द कल्चर विच विल टेल यू हाउ टू बिहेव। आप इसके ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से दो कॉन्सेप्ट लेंगी, न्यू कलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को। अब आनिया लुम्बा फर्दर शी ऑल्सो चैप्टर 1 में ही ये बता देती है लेकिन बाद में इसको बार बार कनेक्ट करती हैं, खासतौर पर लास्ट चैप्टर के साथ, कि पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज एक्ट्स एज न्यो कलोनियल सोसाइटीज। हर पोस्ट कलोनियल नहीं लेकिन अक्सर औकात न्यो कलोनियल सोसाइटीज आप वैसे ही एक्ट करती है। न्यो कलोनियल क्या होता है, कॉलोनाइजर दूर कहीं बैठा होता है, वो अपनी पॉलिसी से उसको कंट्रोल कर रहा होता है। सिमिलरली पोस्ट कलोनियल में कुछ कॉलोनाइज सोसाइटीज जैसे कि यूएसए वगैरह, बट वो कॉलोनाइज उनको हम पोस्ट कलोनियल कंसिडर नहीं करते बिकॉज उनका नेटिव अलग था, वहाँ पे जो अब रह रहे हैं वाइट वो उन्हीं का पार्ट थे। सो दिस इज हाउ उनके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। सेकेंडली, जब आप पोस्ट कलोनियल आइडेंटिटी इंडिविजुअल के तौर पे ही नहीं बनती, आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी भी बन गई है, कलेक्टिव सब्जेक्टिविटी। एंड व्हाट इज दैट कलेक्टिव सब्जेक्टिविटी? अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड,
पहले पहले एक ज़माने में 80s और 90s में कॉन्सेप्ट था फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड. फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आनिया लुम्बा पहचाने जाते थे अपनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से. इकोनॉमिक्स पे बहुत जोर था, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंग चल रही थी, कोल्ड वॉर रशिया और यूएसए के बीच में, तो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से पहचाने जाते थे. थर्ड वर्ल्ड वो थे जिनको कुछ पता ही नहीं था और उनको एक आइडेंटिटी दी गई थी कि हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे. लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, क्योंकि अब इकोनॉमी के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड आइडियोलॉजी इन लिंग्विस्टिक्स, इनके ऊपर फोकस ज़्यादा आ गया. अब डेवलप्ड आर दोज हु आर एक्चुअली लाइक कॉलोनाइज्ड, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो दिस थिंग, वी विल लेट यू नो, वी विल गिव यू द पॉलिसी. आपको कुछ भी समझ नहीं आता, IMF को बुला रहे हैं, वो हमारा कोई थोड़ा सा डिसीजन कर देंगे. UN वुमेन को बुला लेते हैं, औरतों को क्या करना है, ठीक है. और इसी तरीके से मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, उनको बुलाया जाता है एंड दे टेल यू हाउ एग्जैक्टली टू फॉर्मुलेट द आइडियोलॉजीज, आपकी कैसे पॉलिसी बनेगी और क्या होगा. अच्छा, अब लास्ट बात, नाउ व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस कोर्स नाउ. हम क्यों पढ़ते हैं? इट्स अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, इजंट इट, पोस्ट कॉलोनियलिज्म. हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज आफ्टर 9/11 दीज ऑल, और अब तो 9/11 फिर पुराना हो गया, ये बुक तो पुरानी लिखी हुई है ना उसी ज़माने के बीच में. अब तो आफ्टर इवैक्यूएशन फ्रॉम अफगानिस्तान दिस कंप्लीट स्टडी इज़ वेरी मच रेलिवेंट. हाउ? क्योंकि अब जब पोस्ट 9/11 हुआ तो एक दफ़ा फिर वो जो एक कॉन्सेप्ट था दैट वी विल गो एंड सिविलाइज देम. लॉरा बुश ने जो स्टेटमेंट दी कि द गर्ल्स आर इन डेंजर एंड वी नीड टू गो एंड सिविलाइज एंड सेव देम फ्रॉम देयर मैन, वो जो कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया, या अभी अफगानिस्तान के अंदर जब ये इवैक्यूएशन हुई है, किसी ने फोकस उनकी पॉवर्टी पे नहीं किया. ना गर्ल्स विल बी डूम्ड, सेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, वाइट मैन सेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, गायत्री स्पिवाक जो कहती है, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट. और आप जो हमारा पोस्ट कॉलोनियल आदमी है वो भी जज्बाती हो जाता है एकदम से, ये क्या बात है. वो भी क्या होता है, उसकी साइकी भी पोस्ट कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट की हुई है, क्योंकि उसको भी ये बताया गया कि तुमने प्रोटेक्ट करना है. शायद वो वैसे हमारा कल्चर में या रिलीजन में शायद ये बात नहीं है, लेकिन आपको रिलीजन की वो इंटरप्रिटेशंस ही उस कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर में बताई गई है. नो, यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्ट, ठीक है. बंगाल में सबसे पहले जब कॉलोनाइजर्स आए थे तो बंगाली मैन ने वो जब देवर, क्योंकि एक पेट्रियार्कल, ये आनिया लुम्बा भी कहती है, दिस होल कॉलोनाइजेशन इज अ पेट्रियार्कल थॉट. पेट्रियार्कल क्या? कंट्रोल, स्ट्रेंथ, पावर, मारधाड़, कंट्रोल कर लो, ले लो. पेट्रियार्कल कैसे? क्योंकि एक जनरली जो मैस्कुलिन थॉट डेवलप हुई है वो क्या होती है, ले लो. औरत है, बच्चा है, खुदा ना खास्ता डिवोर्स हुई, बच्चा ले लो, isn't it? तोहफे ले लो. तो वो एक जो ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी पेट्रियार्कल, और जो कि इंस्टिल किया उन्होंने आके इधर भी. और हमारे आदमी की भी कंस्ट्रक्शन, मेंटल कंस्ट्रक्शन वैसी ही हो गई. अब ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये अब इट्स वेरी पर्टिनेंट, और ये इतना इसके अब क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो सकता, डायरेक्ट इन्वेजन नहीं हो सकती, therefore ideology and culture is very important for the construction of identity. इसलिए थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया जिसको कि डेवलप्ड वर्ल्ड बहुत ऑब्सोलीट कहती है, नेशनलिज्म का, नेशनल आइडेंटिटी का, ठीक है, जो कि हमारा कल्चर ये नहीं कहता, हमारी नेशनहुड ये नहीं कहती. सो ये वो जो कॉन्सेप्ट एक ज़माने में उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस कराया था, नाउ इट्स एन अंडर डेवलप्ड कॉन्सेप्ट. Because they have moved toward globalization where what they want, one kind of law. तमाम दुनिया पे जो न्यू लिबरल वर्ल्ड आराम से उसको गवर्न कर सके. इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, बट माय फोकस इज नॉट दिस, ठीक है. तो बट वो वन यूनिटी का कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? क्या हमारा आइडियोलॉजी जाएगी? नो, अगैन इट्स द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट which will be hegemonized, which will control everything. So this is a new form of colonization. और वो किस तरीके से ऑलरेडी कॉलोनाइज नेशन जो कि पोस्ट कॉलोनियल है, या ऐसी नेशन जैसे कि मिडिल ईस्ट जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए, लेकिन उस जितनी भी डिबेट्स आई, जैसे सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आई, या जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम
कंस्ट्रक्ट हुआ ओरिएंटल स्टडीज़ के अंदर, उस तमाम का इम्पैक्ट इस पूरे रीजन के ऊपर पड़ा, बीट ईरान, बीट सऊदी अरब, हैविंग डिफरेंट इस्लामिक थॉट, बट वो पूरा एक मुस्लिम का कॉन्सेप्ट बना। सिमिलरली येलो रेस का भी जो उन्होंने अपना ओरिएंटल कॉन्सेप्ट बनाया, उसमें चाइनीज़ और जापानीज़ और साउथ एशियन दे ऑल आर वन डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो दिस इज वाई दिस स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कल्चर। इसीलिए अगर आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी में विच आनिया लुम्बा ऑल्सो राइट्स एरिया स्टडीज़ बन चुके हुए हैं, एक एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स बहुत मिलती हैं एरिया स्टडीज़ में, वो स्कॉलरशिप बहुत दिया जाता है। सो इट इज़ अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक एंड दिस इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आनिया लुम्बा टू हैव नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम ने बहुत ही